हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन का क्वेश्चंस और ये 24 जून का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है इसमें आपको ये एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से है 12 के, और चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो उसमें आपसे ये इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि जो फोटोकेमिकल स्मोग है उसमें क्या नहीं मिलता है, ठीक है, और ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया है। तो देखिए, फोटोकेमिकल स्मोग की अगर हम बात करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोग में जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड, O3 एंड NO2, ठीक है जी। और ये जो आपका फोटोकेमिकल स्मोग है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, स्मोग है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो यूवी रे होता है, सन रे से जो भी आता है यूवी रे, वो क्या करता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके और स्मोक का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह का जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली हाईली पॉपुलेटेड एरिया में होता है, ठीक है, जहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये होता है। और साथ ही साथ वैसे क्लाइमेट में होता है जो रिलेटिवली क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ऑप्शंस में ए में आपको CH2 डबल बॉन्ड O दिया है और वो यही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन NO2 है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ये पार्ट है इसका, और ओजोन भी आपका पार्ट होता है किसका, स्मोक का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा क्या, N2, यानी स्मोक में नाइट्रोजन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हमारा D हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बायोकेमिस्ट्री से है, 12 के बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उससे, चैप्टर जो है उससे है। और इसमें आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन इन ऑल द पोजिशंस एक्सेप्ट डैश पोजिशन। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि वैसा पोजीशन बताइए जहाँ पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र करता है, और ऑप्शंस में दिया है कि C3, C4, C5 एंड C2। तो चलिए पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये डिफ़र करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है देखते हैं यहाँ पे। तो बेंजीन जो है वो 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो हम इसमें 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो आपका ग्लैक्टोज जो होता है उसमें भी 6 मेंबर रिंग ही आपको बनेंगे। तो हम दोनों का 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये 4 है, ये 5th है। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो हम स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CH2OH, और नीचे जो होता है हमारा H होता है। तो ये जो है ये हमारा कार्बन नंबर 6 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, ऑक्सीजन होता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन है। अब देखिए, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देखते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे इधर OH अटैच रहता है और नीचे आपके पास क्या होता है, H होता है। दूसरे कार्बन पे अगर आप देखिएगा तो ऊपर H अटैच होता है, नीचे आपका OH होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका OH है, नीचे H है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं
तो ऊपर आपके पास OH है और नीचे H है। तो इस तरीके से हमने सभी जो एटम्स हैं उनके पोजीशंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए, अब हम लोग देखने चल रहे हैं किसमें, तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं, ये हमारा जो है इसको हम लोग लिखते हैं, ये हमारा ग्लूकोज, तो दिस इज ग्लूकोज। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, तो देखिए ग्लैक्टोज में जब हम लिखेंगे तो ये हमारा कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ पे CH2OH, ठीक है, और ये हमारा कार्बन नंबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा H। अब सभी को हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे हमारा रहेगा O, ठीक है, तो ये हमारा O रहेगा। तो अब हम सबको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ होता है OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे अगर हम अरेंज करें तो यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे अगर आप अरेंज करें तो यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है H, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे है OH और यहाँ पे आपके पास है H। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है, देखिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखिए, ऊपर आपके पास OH है और नीचे क्या है, H है। तो यहाँ भी हम फर्स्ट पोजीशन पे क्या देख रहे हैं, ऊपर OH है और नीचे क्या है जी, हमारा H है। तो पहले पोजीशन पे तो ये सेम है। चलिए दूसरे पोजीशन पे हम चेक करते हैं, तो ऊपर देखते हैं कि H है और नीचे क्या है जी, आपका OH है। तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे चेक करिए, ऊपर H है और नीचे आपका क्या है, OH है। तो यहाँ भी ये सिमिलर है। थर्ड पोजीशन पे देखते हैं, थर्ड कार्बन पे, तो ऊपर देखते हैं हमारे पास OH है और नीचे H है। यहाँ भी थर्ड कार्बन पे हम देख रहे हैं, ऊपर OH है और नीचे क्या है जी, H है। तो यहाँ भी सिमिलर है। अब फोर्थ पे ग्लूकोज में देखते हैं, तो फोर्थ में OH जो है ये ऊपर है और जो H है वो आपका क्या है, नीचे है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो OH नीचे है और आपका H ऊपर है। तो इसी फोर्थ पोजीशन पे आप देख पा रहे हैं कि ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों डिफर कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये आपको अगर याद नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं आता है बनाने, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को याद भी रखना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका यहाँ पे जो 4 कार्बन पे है, 4 कार्बन पे ये डिफर कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट चैप्टर से है, 12th के लास्ट चैप्टर से है, और जहाँ पे हम लोग ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो देखिए हमने वहाँ पे एंटीबायोटिक पढ़ा है, और एंटीबायोटिक में हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं और एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो हमारा ब्रॉड एंटीबायोटिक होते हैं ये होता क्या है, ठीक है। देखिए ब्रॉड एंटीबायोटिक वो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं यहाँ पे, आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा एंटीबायोटिक जो ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो वैसे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाएं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है एमॉक्सीसाइक्लिन। और जो एमॉक्सीसाइक्लिन है ये आपका सिंथेटिक
मॉडिफिकेशन है किसका, पेनिसिलिन का, और ये जो होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। अगर आप पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन जो होता है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और क्लोरामफेनिकोल की अगर बात करें, क्लोरामफेनिकोल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये भी आपका क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और जो एम्पिसिलिन है, ये भी एम्पिसिलिन जो होता है ये आपका सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है किसका, पेनिसिलिन का, और ये भी आपका क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी ये क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपसे पूछा गया है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इनामेल ऑन द सरफेस ऑफ टीथ, ठीक है। तो देखिए अगर आप टीथ की बात करते हैं तो टीथ का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, और टीथ में ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। जो हमारा वाइट पार्ट दिखता है यही हमारा क्या है जी, इनामेल है। और जो ये इनामेल होता है ये आपका किसका बना होता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, यानी कार्बोनेट सब्स्टिट्यूटेड होता है, कार्बोनेट सब्स्टिट्यूटेड होता है, कार्बोनेट सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का ये बना होता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये इनामेल जो होता है ये एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट का एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है, लेकिन इधर CaF2 है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम फॉस्फेट और यहाँ पे सिर्फ वाटर दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन में अगर देखिए तो देखिए ये कैल्शियम फॉस्फेट है और साथ ही साथ यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे यही आंसर हमारा सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे 12th के सॉलिड स्टेट से है। और इसमें आपको मेंशन किया गया है कि इन एन आयनिक कंपाउंड X and Y, X इज प्रेजेंट इन द लटाइस पॉइंट ऑफ HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है स्ट्रक्चर, एंड Y इज प्रेजेंट 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ X इन द लटाइस। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये लटाइस बना किसका है। तो यहाँ पे X जो है ये आपको क्या कर रहा है, ये आपका बना रहा है फॉर्म HCP लटाइस। तो HCP अगर ये बना रहा है तो X का नंबर, HCP में हम लोग जब नंबर निकालते हैं एटम का तो वो कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए जब भी हम HCP की बात करते हैं, CCP की बात करते हैं, तो यहाँ 2 टाइप्स के वॉइड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉइड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ 2 टाइप्स के वॉइड्स होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर वही होता है जो उस लटाइस में नंबर ऑफ एटम होता है। तो HCP में नंबर ऑफ एटम जो हुआ वो 6 हुआ, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 6 होगा। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, तो 2 × 6 कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास X का एटम तो निकल गया और X का एटम कितना आया, 6 आया। अब हम Y का एटम निकालने जा रहे हैं और Y के लिए हमारे पास क्या बोला गया है, Y के लिए बोला गया है कि जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसका 2/3 पार्ट ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे 2/3 और इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो इससे हम कैंसिल करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्स इन द लटाइस। तो देखिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले आप टोटल एटम यहाँ पे काउंट कर, टोटल एटम निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लें किसमें, इस HCP लटाइस के अंदर, तो हम देखेंगे कि ये लिखेंगे x + y और ये वैल्यू हो जाएगा 6 + 8 और ये हो जाएगा 40। अब देखिए परसेंटेज ऑफ x निकालना है, परसेंटेज ऑफ x निकालने के लिए हम ऊपर x का वैल्यू रखेंगे। तो x हमारा कितना है जी, 6 है और टोटल कितना एटम है, 14 है और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 42.86%। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर है, आंसर है आपका ए है। देखिए ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको मार्शल एसिड्स दिया गया है और इसमें पाई बॉन्ड्स को आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए मार्शल एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है H2S2O8, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका O और यहाँ पे H। तो सिंपल है, यहाँ पे हमको काउंट करना है। तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी यहाँ पे टोटल जो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो मतलब इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा और एक पाई बॉन्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अगर 4 डबल बॉन्ड है आपके पास तो इसमें 4 पाई बॉन्ड होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और ये सरफेस केमिस्ट्री से है, ठीक है। और ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो देखिए बोला गया है कि इमल्सन ऑफ वाटर एंड ऑयल इज अनस्टेबल एंड सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बोल दिया गया। अब इसके लिए ये रीजन दिया जा रहा है स्टेटमेंट 2 कि इट इज स्टेबलाइज बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इमल्सन्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमल्सन्स की बात कर रहे हैं और पहला जो इमल्सन है वो है वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा वाटर है ये हमारा पोलर है और जो हमारा ऑयल है ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है। तो हम जानते हैं कि वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो बहुत वीक होगा, यानी ये दोनों मिलके किस तरीके का क्लोराइड बनाएंगे, तो ये दोनों मिलके हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। और हाइड्रोफोबिक क्लोराइड जो होता है जी, ये क्या होता है जी, अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें कुछ स्टेबलाइजर मिलाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे कि गम है, ठीक है, जैसे कि सिंथेटिक सोप है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शंस सी पार्ट है कि जो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। असर्शन का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से है और रीजन का मतलब स्टेटमेंट 2 से है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट्स है और वहाँ पे ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। और आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड एमंग द फॉलोइंग। तो ये सब नाइट्रोजन के हैलाइड्स ही हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल बताइए। तो देखिए अगर आप
नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन है, नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन है, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन है और नाइट्रोजन के साथ आयोडीन है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो NF3 जो होगा ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एमंग सब। यहाँ पे इसके बारे में हमने पढ़ा था, NCl3 जो होता है ये आपको एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ये जो है NF3 जो है ये आपका स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड है बाकी के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इन स्ट्रक्चर ऑफ CO2 CO होल 8 द नंबर ऑफ CO बॉन्ड इज X। ठीक है, CO के बीच का जो बॉन्ड है उसका नंबर X दिया गया है। एंड CO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच का बॉन्ड दिया गया है X, और यहाँ पे कोबाल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है जो कि टर्मिनल बॉन्ड है ये दिया गया है Y। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों को हम ऐड करें तो बताइए कि आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखिए कोबाल्ट वाले केस में देखिएगा यहाँ ये आपको इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट कोबाल्ट हो गया। अब ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ये भी हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं यहाँ पे। और इधर आपके पास CO है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है, CO है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट करें तो मैं फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे CO है और ये आपका CO। ठीक है, तो ये CO बॉन्ड कितना हो गया जी, 1, यानी ये जो X की वैल्यू आई यहाँ पे X की वैल्यू कितना आया, 1। और अब आपके पास जितना भी है वो सब के सब क्या है, कार्बोनाइल है, CO है, तो ये CO हो गया, ये आपका CO हो गया। ये देखिए दोनों को आपको लिंक कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है, तो ये आपका CO हो गया और ये आपका CO, यहाँ भी आपका ये CO है और ये आपका क्या है जी, CO है। तो अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये तो हमने ये निकाल लिया, ये हमारा X है, बाकी सब के सब ये टर्मिनल, ये सब के सब क्या है जी, Y है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो कितने हैं, तो CO टर्मिनल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 टर्मिनल के बारे में ही पूछा गया, बाकी किसी के बारे में पूछा नहीं गया, इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल के बारे में पूछा गया है और बीच वाले जो CO कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हमको X + Y निकालना है, तो X की वैल्यू कितना आया, 1 आया, और Y की वैल्यू कितना आया, 6 आया, और दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए आंसर A होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द कंजुगेट्स डाइओन फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइओन्स का मतलब होता है कि इसमें 2 कीटोन ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे कीटोन आप बताइए जिसमें कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड, जो 2 पाई बॉन्ड है ये अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए पहले तो ढूंढ लेते हैं डायोन कौन है। तो देखिए ये भी कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है, ये डायोन है। बी ऑप्शन में भी डायोन दिया हुआ है, सी ऑप्शंस में भी डायोन दिया हुआ है, और डी ऑप्शंस में भी डायोन दिया है। तो यहाँ पे सब के सब डायोन है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे सब के सब डायोन है। अब हम लोग कंजुगेशन की बात करते हैं। तो देखिए अगर इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इसको सेपरेट कर रहा है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड की बात करें तो ये भी आपस में कंजुगेशन में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इसको सेपरेट कर रहा है। और ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ये भी आपस में कंजुगेशन में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को हम बात करें तो ये भी कंजुगेशन में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इसको क्या कर रहा है,
सेपरेट कर रहा है। तो ये तो हमारा है, ये तो आंसर हमारा सही है कि ये कंजुगेट है। बाकी जगह हम चेक करते हैं तो देखिए इधर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहीं डबल बॉन्ड है, इधर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इनके साथ, इस रिंग के साथ तो कंजुगेशन में है, लेकिन इनके साथ ये कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ भी देखिए ये रिंग के साथ तो कंजुगेशन में है, लेकिन ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है, या ये इधर आपस में कंजुगेशन में नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर होगा हमारा ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब रिड्यूसिंग एजेंट का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप बनाएंगे, क्योंकि ये सब के सब जो हैं ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन अब हम लोग को समझना चाहिए कि कौन कहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। ये यहाँ पे अमाइड दिया गया है, ये यहाँ पे आपको कीटोन दिया गया है, ये यहाँ पे नाइट्राइल दिया गया है, और इधर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। तो जब हम इनका यूज करेंगे, यहाँ पे हम जब रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि चेंज क्या हुआ है। तो देखिए ये अमाइड ज्यों का त्यों यहाँ पे है, बदला नहीं है, सिर्फ इसको स्ट्रक्चर वाइज बदल के लिख दिया गया है। इसको हम लोग CONH2 भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये चेंज नहीं हुआ, ये ज्यों का त्यों है जी। दूसरा, अगर हम कीटोन की बात करें तो ये भी चेंज नहीं हुआ है। तीसरा, अगर हम इसकी बात करें CN की, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखने आ रहे हैं तो ये हमारा चेंज हो गया, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो आपका रिड्यूस हुआ है, और वो ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो आइए सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए NaBH4 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये आपको कीटोन को ही सिर्फ क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो देखिए कीटोन तो यहाँ रिड्यूस हुआ नहीं है, ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस यहाँ पे होगा नहीं, तो ये ऑप्शंस हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अगर बात करते हैं तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें सबको ये क्या करता है जी, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी, अमाइड को भी, कीटोन को भी, साइनाइड को भी, सबको रिड्यूस कर देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये तो बाकी हैं, सिर्फ क्या रिड्यूस हुआ है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट रिड्यूस हुआ है, एसिड वाला पार्ट। यहाँ पे दूसरी बात करें तो यहाँ पे ये भी आपको जो मेटल के साथ आप हाइड्रोजन लेते हैं तो ये भी सबको रिड्यूस कर देगा, इसमें जितने भी ग्रुप आप देख रहे हैं सबको रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिड्यूस हो रहा है, और वो हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको रिड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे आंसर आपका होगा B2H6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, B2H6। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है 12, और ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम से दिया गया है, 11th का है। इसमें आपको बोला गया है कि एक कोई गैस है और ये आपको दे रहा है B+12C गैस दे रहा है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P, और इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ रिएक्शंस को लिखता हूँ। हमारे पास रिएक्शन है A, और ये गैस है, ठीक है, और ये आपको इक्विलिब्रियम साइन देते हैं, और ये B है, दे रहा है B गैस, और +1/2C गैस दे रहा है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि जब हमारा टाइम 0 था, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका कुछ अमाउंट था, 1 ले लेते हैं, और ये हमारा 0 है, और ये हमारा 0 है। अब जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, एट इक्विलिब्रियम अगर हम माने, तो इसमें से हम मान लेते हैं कि इसमें किससे कुछ डिसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फ़ा लेते हैं, ये आपका अल्फ़ा हो गया, और ये आपका हो गया अल्फ़ा/2। तो अब इक्विलिब्रियम पे हम टोटल मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि टोटल मोल अगर हम निकाल लें किस पे, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 1 + अल्फ़ा/2, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अब ये लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे
जो टोटल प्रेशर है वो P है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम सबका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालिएगा, तो B का हमको यहाँ पे मोल मिल गया है और ये टोटल मोल भी हमको मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे P कर देंगे। उसी तरीके से अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C के लिए हम इसका मोल लेंगे अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे जो आप देखिएगा तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, P। उसी तरीके से अगर हम PA निकालें तो PA का मोल आया 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और इनटू P। तो हमने सबका क्या निकाल लिया, हमने सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब देखिए Kp की अगर बात करें तो Kp आप इस रिएक्शंस का कैसे लिखिएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखिएगा, ठीक है, इनटू क्या लिखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C और यहाँ पे पावर लिखना पड़ेगा 1/2 और डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अब सभी के वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। हम जब सभी के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फ़ा का पावर 3/2 P का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा और ये आ जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा का पावर 1/2, ठीक है। ये सारे वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। इस सभी वैल्यू को आप यहाँ पे ये वैल्यू को सिर्फ, ठीक है, इस वैल्यू को पुट करिए इसके जगह पे, इस वैल्यू को पुट करिए इसके जगह पे और इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इसके जगह पे और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके का आंसर आ गया। तो अब मिला लेते हैं। अल्फ़ा 3/2 कहाँ है, तो देखिए अल्फ़ा 3/2 यहाँ भी है, P 1/2 यहाँ भी है, अल्फ़ा 1 माइनस तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपका मैच कर रहा है इससे, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये आपका, ठीक है, अगर हम इसको बोले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं या रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डाइक्रोमेट के बारे में बोला गया है और क्रोमेट आयन के बारे में बोला गया है। तो देखिए अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं Cr2O7-2 और क्रोमेट आयन की बात करते हैं तो CrO4-2 लिखते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हमें आता है, इसको हम 2x मान लेते हैं, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और 2x = 12 हो जाएगा और x = हमारा कितना हो जाएगा जी, +6 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, -8 = -2 लिखेंगे और x = लिखेंगे 8 - 2 तो हमारा वैल्यू कितना आया, 6 आ गया। अब हमको बोल रहा है कि इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस जब आप निकालिएगा तो 6 - 6 आएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है आपको मेलामाइन। देखिए ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, 12 का है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मेलामाइन का स्ट्रक्चर्स आना चाहिए जी। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर्स कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं पहले। मेलामाइन का स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए मेलामाइन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ये इस तरीके का आपको होता है, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, फिर इस तरीके का होता है, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन और फिर ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर आपको अटैच होता है NH2, ठीक है, इधर अटैच होता है हमारा NH2 और यहाँ पे अटैच होता है हमारा NH2। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो हमारा क्या है नाइट्रोजन है,
उस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, इस सब के ऊपर लोन पेयर है। अब आप लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया बाहर, और 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए कुछ लोग को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कहीं ये लोन पेयर कहीं कंजुगेशन में तो नहीं है। तो देखिए ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अगर इसके साथ ये कंजुगेशन में होता है तो फिर हम इसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है मेटलर्जी से। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आप ओर्स का फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉलम 1 दिया है और इधर कॉलम 2 दिया है और दोनों को मैच करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको जो फार्मूला आता है उस फार्मूले को पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो हमको आता है PbS। ठीक है, और PbS को हम लोग बोलते हैं गैलिना। ठीक है, अब सबसे पहले PbS वाले को मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए गैलिना 2 है और ये किसके साथ मैच कर रहा है जी, P के साथ। तो 2 का P देखिए, 2 का P यहाँ पे है, 2 का P यहाँ पे है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारे पास अब ऑप्शन A और B मिल गया। इस दो में से अब हमें कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी दो ऑप्शंस को हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। A और C मिल गया, सॉरी A और C मिल गया इसमें, और इसमें हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया 2 का हमारा क्या है जी, P है। अब कोई आपको यहाँ पे और याद है? अगर याद है तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी दो ऑप्शन में हमारा क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हमें सीडेराइड का फॉर्मूला याद है। सीडेराइड जो होता है आयरन का मिनरल होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ApCO3। ठीक है, तो सीडेराइड अगर हम बात करें तो सीडेराइड जो होता है यहाँ पे 4 है, और सीडेराइड 4 किसके साथ मैच कर रहा है जी, R के साथ। तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है। 2 का P है और 4 का R है, सही है जी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 2 का P है और 4 का S है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी, A हो जाएगा। बाकी आपको देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया A आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का है। हम लोग जब 13 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ रहे थे वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था, B2S6 के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर B2S6 के बारे में आप पढ़ते हैं तो B2S6 में हमने बताया था स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। हमारा ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि ये B है, ठीक है, और ये इधर H है, ये इधर H है, और ये आपका H है, और ये H है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये हो गया sp3। अब देखिए sp3 होते ही ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, नॉन प्लेनार हो गया। कैसा हो गया, नॉन प्लेनार हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन ढूंढते हैं कि कोई प्लेनार का है क्या। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि B2S6 जो है प्लेनार स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा गलत है, तो हमारा C निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि ऑल BH बॉन्ड इन B26 इक्वल होगा। देखिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, ये अलग बॉन्ड लेंथ का होता है और इनका बॉन्ड लेंथ अलग होता है और इनका बॉन्ड लेंथ अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे बॉन्ड है, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होते हैं, तो इसमें ज़्यादा रिपल्सन्स होगा इनके कंपेयर में, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अलग अलग होगा जी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ दोनों का अलग अलग होगा। तो याद रखिए टर्मिनल का और जो ब्रिजिंग एटम है कार्बन हाइड्रोजन का, इसका जो आपका बॉन्ड लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। तो इस तरीके से ये भी आंसर हमारा बी आंसर जो होगा गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द प्लेन 6 होगा। देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तो एक प्लेन में होते हैं, लेकिन ये दोनों आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखिएगा
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होंगे जो एक प्लेन में होंगे वो आपको 4 होंगे, 6 नहीं होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बच गया ए और ये हमारा आंसर सही हो गया। ये BH3 जो होता है यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और लुईस एसिड का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपसे पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है और आंसर दिया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटेनिक एसिड। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बोनेटम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बोनेटम बढ़े। और जब नंबर ऑफ कार्बोनेटम बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड से जो होता है नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है जी, तो मॉलिक्यूलर मास भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा यहाँ पे, ठीक है। सबका आप देख सकते हैं, इसका होता है 8 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 17 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है -22 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है -8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है वो किसका वैल्यू है, तो मैक्सिमम जो है वो एसिटिक एसिड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये आइसोमर से पूछा गया है। 11th के GOC से आपसे पूछा गया है, जहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और वहीं से ये पूछा गया है 2 आइसोमर्स कैन बी मेटामर्स इफ़ दे हैव। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बोला था कि सबसे पहले आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हम सिर्फ बोल देंगे कि वो फंक्शनल आइसोमर होगा, ठीक है जी। फिर हमने बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, और सेम होने के बाद अगर ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है जी, बाईवैलेंट है या पॉलीवैलेंट है, बाईवैलेंट है या पॉलीवैलेंट है, तो अगर इससे अटैच अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इससे अटैच अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए जी, ये डिफरेंट होने चाहिए, तो ये मेटामर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ठीक है जी। तो आप चलिए आंसर चेक करते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नहीं होगा जी, जैसे ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो मेटामर्स नहीं हो जाएगा, वो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है कार्बन स्केलेटन इज डिफरेंट, ठीक है, ये भी आपका सही नहीं है। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट से यहाँ कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, ये फोर्थ गलत हो गया। तो अब ऑब्वियस है कि ये जो होगा हमारा सही ही होगा। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ये बात सही बोला है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि पॉलीवैलेंट होगा, उसके अटैच अल्काइल ग्रुप को चेक करना। अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हुआ तो आप बोल सकते हैं कि बोलते हैं कि ये क्या है जी, ये मेटामर्स आपका होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन नंबर 19 आप अगर आप बात करें तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग के फजान्स रूल से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। Which of the following is correct about solubility of lithium fluoride and magnesium chloride in ethanol? तो देखिए इथेनॉल जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने पढ़ा था कि जो डिजॉल्व होंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड जल्दी डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर हम देखें तो लिथियम है प्लस में और हमारे पास मैग्नीशियम है +2 में। तो अगर हम साइज की बात करेंगे
तो साइज की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का साइज छोटा हो जाएगा किससे, लिथियम से, तो यहाँ इसका साइज छोटा हो गया। अगर आप लिथियम ये फ्लोराइड की बात करें, आप यहाँ पे फ्लोराइड आयन की बात करें और क्लोराइड आयन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन लार्जर है किससे। तो हमने क्या पढ़ा था फजांस रूल में, हमने क्या पढ़ा था, तो हमने फजांस रूल में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड हो, ठीक है, फजांस रूल में हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। तो वहाँ पे हमने बोला था कि जो केटायन होना चाहिए, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए केटायन, वो स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एनायन होना चाहिए वो लार्जर होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MgCl2 जो होगा वो इथेनॉल में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, LiF इज मोर सॉल्युबल, गलत हो गया, MgCl2 इज मोर सॉल्युबल, तो ये हमारा आंसर सही है, बाकी यहाँ से निकाल दीजिए। तो आंसर बी जो है हमारा यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें से आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन को कमर्शियली कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए हमने हाइड्रोजन में पढ़ा था और वहाँ पे हमने एक वाटर गैस भी पढ़ा था, ठीक है। तो वाटर गैस में हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास कार्बन है और इसके साथ आप स्टीम वाटर वेपर को अगर आप इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो आपके पास CO मिला था और साथ ही साथ वहाँ पे H2 भी मिला था। इस दोनों को हम लोग वाटर गैस के नाम से बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, कमर्शियली इस तरीके से हम लोग कार्बन से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर से है, ठीक है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये अगर हमें याद रहेगा तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हाउ मेनी ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग आर न्यूट्रल, और यहाँ पे बहुत सारे ऑक्साइड दिए गए हैं। ये देखिए मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जी। ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ये देखिए मेटल का ऑक्साइड है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, बेसिक होगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका मेटलॉयड है और मेटलॉयड का जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं ये मेटल का ऑक्साइड है, ये आपका बेसिक होगा, ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये आपका एसिडिक होगा और ये मेटलॉयड है, एम्फोटेरिक होगा। अब यहाँ पे नॉन मेटल के दो और भी ऑक्साइड दिए गए हैं। तो देखिए हम लोगों ने याद रखा है क्या कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद कर लीजिए न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत कम है और ये न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत कम है, तो इनको याद करना बहुत आसान है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड हमने पढ़ा था, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जी, एक आपका N2O होता है, नाइट्रस गैस बोलते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये इतने जो ऑक्साइड हैं यही हमारे अभी तक न्यूट्रल हम लोग जानते हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस आपका मैच कर रहा है, तो 1 और 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दिया गया है 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन, और इसको H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराया गया है। पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनेटम इन द प्रोडक्ट A। तो जो आपका ये A बन रहा है प्रोडक्ट, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनेटम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। तो ऑक्टाडाइन है, मतलब यहाँ पे 8 कार्बोनेटम यहाँ पे हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन एंड 8 कार्बन। अगर आप देखें तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का हमारा हो गया। अब आपसे बोल रहा है कहाँ पे, 2 और 6 पोजीशन पे। 2 और 6 पोजीशन पे क्या है जी, डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका 2 इस पॉइंट पे, ठीक है जी, और आपका इस पॉइंट पे क्या है जी, डबल बॉन्ड है। तो
तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूँ। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है जी, और एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद क्या दिया गया है, 2 and 7 डाइमिथाइल। तो फिर से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 and 3 एक मिथाइल यहाँ पे है जी, सॉरी 2 and 7 एक मिथाइल यहाँ पे है और एक मिथाइल यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एक मिथाइल यहाँ पे लगा दीजिए और एक मिथाइल यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, H+ के साथ, और हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा जी, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग पहले देख लेते हैं। देखिए इधर ये मिथाइल ग्रुप है, इधर भी ये मिथाइल ग्रुप है, तो इधर से ये +I इफेक्ट देगा। तो +I इफेक्ट देगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आके यहीं पे अटैच हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो आके यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका जो अटैचमेंट होगा वो किस तरीके का होगा वो देख लीजिए। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम बनाते हैं तो फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए जब भी हम लोग देखे थे कि जब भी कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है तो वैसे केस में हमें उसकी स्टेबिलिटी को देखना होता है। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, या अगर रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ से कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ से 6 कार्बन का रिंग बनने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 कार्बन का रिंग बनाते हैं, यानी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर इस पे अटैक कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये अटैक करेगा और अटैक करके आपका क्या बना देगा, तो आपको कुछ इस तरीके का केस बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा और डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे आ जाएगा। डबल बॉन्ड अभी हम बीच का कुछ और इंटरमीडिएट बना लेते हैं, फिर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जब अटैक कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हमने यहाँ पे लगा दिया, और जब ये होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए अब इस कार्बोकेटायन को हम स्टेबल बनाने के लिए मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल शिफ्टिंग हो गया, और मिथाइल शिफ्टिंग के बाद अब यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया H, और ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, सॉरी ये हमारा हो गया CH3। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है जी, ये हमारा मिथाइल शिफ्टिंग हुआ, इसको हम लिखते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल शिफ्टिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब इधर से एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, जो हमने H+ दिया था वो H+ यहाँ पे हमने निकाल लिया, और इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये हमारा A प्रोडक्ट बन गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या उनका है, तो देखिए डबल बॉन्ड से ये अटैच है तो ये sp2 हो गया,
डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया 2 कार्बन एटम है जो sp2 हाइब्रिडाइज है और आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 24 जून के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मेमोरी बेस्ड हैं उसका ये आपका सॉल्यूशन है।